स्वागत है सभी विद्यार्थियों का आज की इस ऑनलाइन क्लास में। प्रिय विद्यार्थियों, आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं गायत्री कॉलेज सांचौर द्वारा संचालित गायत्री कॉलेज सांचौर के YouTube चैनल पर। हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं BSc पार्ट सेकेंड के सब्जेक्ट बॉटनी का टॉपिक। इसे मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, या हिंदी में इसको नाम देंगे गुरु बीजाणु जनन। विद्यार्थियों, इससे पहले प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित कई टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं, जिससे उन टॉपिक को समझने में आपको आसानी हुई होगी, आपको समझ में आया हुआ होगा। आज हम उसी एम्ब्रियोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना। उसमें पाए जाने वाली बीजांडकायी संरचना या बीजांडकायी की कोशिका विभाजित होकर गुरु बीजाणु का निर्माण करते हैं। हम आज की इस क्लास में उसी गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया अथवा गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे। टॉपिक को समझने से पूर्व बीजांड की संरचना समझने के लिए पूर्व में अपलोड किए गए वीडियोस को जरूर देखें, उसको समझें। कॉलेज के चैनल से सीधे जुड़ने के लिए आप इसके सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करना व शेयर करना ना भूलें। तो हम अपना टॉपिक प्रारंभ करते हैं। टॉपिक का नाम है मेगा स्पोरोजेनेसिस, या हिंदी में इसको कहेंगे गुरु बीजाणु जनन। डेफिनेशन इसकी क्या होगी? जिस कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण होगा उसको हम नाम देते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बीजाणु का निर्माण करते हैं, जो सामान्यतः 4 होते हैं। इन चारों बीजाणु को गुरु बीजाणु कहते हैं। अर्थात गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इन गुरु बीजाणु का निर्माण बीजांड के अंतर्गत होता है, इसलिए बीजांड को गुरु बीजाणुधानी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अधिकांशतः पॉपुलर वर्ड के रूप में उसको बीजांड के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये संरचना फर्टिलाइजेशन के पश्चात बीज का निर्माण करते हैं। गुरु बीजाणु का निर्माण इस बीजांड में पाई जाने वाली इस बीजांडकायी कोशिकाओं से होता है। तो बीजांड में होता क्या क्या है? बीजांड के अंतर्गत बीजांड व्रंत पाया जाता है, एक निभाग पाया जाता है, अध्यावरण पाया जाता है और बीजांडकायी संरचना पाई जाती है। अध्यावरण इसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इसके ऊपरी भाग बीजांड द्वार होता है, जहाँ से परागनली का अंदर प्रवेशित होती है, और बीजांडकायी की कोशिकाएं गुरु बीजाणु जनन के द्वारा
गुरु बीजाणु और भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं। इसकी संरचना हम इससे पहले की वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। बीजांड की संरचना के लिए आप पहले का वीडियो जरूर देखें, समझें इसको। इस बीजांडकाय की कोशिकाएं जो सघन जीव द्रव्य युक्त होती है, बड़े आकार की होती है, इस कोशिका को आर्कीस्पोरियल सेल्स के नाम से जानते हैं। किसमें पाई जाएगी? बीजांडकाय की कोशिका से। हम ये जानते हैं कि बीजांडकाय की सभी कोशिकाएं होती हैं वो मर्दूतकीय होती है, तो बीजांडकाय है वो मर्दूतकीय प्रकार का होता है। तो इसकी कोई भी एक कोशिका है जो सघन जीव द्रव्य युक्त होती है, जिसका आकार सामान्य कोशिकाओं से बड़ा होता है, उसको हम नाम देते हैं आर्कीस्पोरियल सेल्स। ये आर्कीस्पोरियल सेल इस बीजांडकाय में कहाँ स्थित है? हो सकता है कि वो एपिडर्मिस की जस्ट नीचे स्थित हाइपोडर्मिस की कोशिका आर्कीस्पोरियल सेल्स के रूप में कार्य करता है, तो उसको हम न्यूक्लियस प्रकार का बीजांड मानते हैं, अर्थात तनु का बीजांडकाय। और यदि हाइपोडर्मिस के नीचे स्थित सब हाइपोडर्मल कोशिका आर्कीस्पोरियल सेल के रूप में प्रयुक्त होती है, तो उसको हम नाम देते हैं स्थूल या क्रेसी न्यूक्लिएट प्रकार का बीजांड। यदि वो तनु स्थूल का ही बीजांड है, उस स्थिति में उसकी हाइपोडर्मिल कोशिका बिना विभाजित होते हुए सीधे ही आर्कीस्पोरियल सेल्स के रूप में प्रयुक्त होती है। लेकिन वो यदि स्थूल का ही है, क्रेसी न्यूक्लिएट प्रकार का बीजांड है, ओव्यूल्स है, उस स्थिति में चूंकि सब हाइपोडर्मल सेल्स आर्कीस्पोरियल सेल्स के रूप में प्रयुक्त होती है, इसलिए पहले वो विभाजित होकर के आर्कीस्पोरियल सेल्स का निर्माण करती है। हम इस मर्दूतक कोशिका में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका को आर्कीस्पोरियल सेल्स के रूप में परिभाषित कर सकते हैं? तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि ये कोशिका सामान्य कोशिकाओं की तुलना में बड़े आकार की होगी, क्योंकि इसमें जीव द्रव्य की मात्रा अधिक होती है, सघन होती है, प्रोटीन और राइबोसोम की मात्रा ज़्यादा होती है, रिक्तिकाएँ छोटी होती है या अनुपस्थित होगी, एवं सबसे बड़ा करैक्टर क्या होगा कि इसके अंदर पाया जाने वाला केंद्र बड़े आकार का, वो स्पष्ट दिखने वाला होता है। सामान्यतः चाहे वो किसी भी प्रकार का बीजांड हो, उसमें केवल एक कोशिका ही आर्कीस्पोरियल सेल्स के रूप में प्रयुक्त होती है और वही ही मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण करती है। लेकिन फैगेसी, रोजेसी और लिलियसी जैसे कुछ फैमिलीज के मेंबर में आर्कीस्पोरियल कोशिकाओं का एक समूह होता है और वही समूह आर्कीस्पोरियल सेल्स के रूप में कार्य करता है। लेकिन आगे परिवर्तन के बाद में उस समूह में से केवल एक कोशिका ही आर्कीस्पोरियल कोशिका के रूप में प्रयुक्त होती है, और उस कंडीशन में उसको हम इस प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स कहते हैं। लेकिन सीडम के अंतर्गत सभी आर्कीस्पोरियल कोशिका विभाजित होकर के मेगास्पोर मदर सेल के रूप में प्रयुक्त होती है। तो सीडम एक अगेन अपवादिक की कंडीशन में आ गया। हम एक सिंगल कोशिका के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि वो आर्कीस्पोरियल सेल्स हैं। होगा क्या? इसमें सबसे पहले अनुप्रस्थ विभाजन होगा। कौन सा होगा? ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, और इस ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा क्या बनेगा? दो कोशिकाओं का निर्माण होगा। ऊपरी कोशिका, अब ऊपरी कोशिका मतलब क्या हुआ कि ये जो बीजांडकाय हैं इसमें दो सिरे हुए, एक तो बीजांड द्वार की ओर पाए जाने वाले या माइकोपाइल की ओर पाए जाने वाले माइकोपाइल एंड, और चैलेजा की ओर पाए जाने वाले को चैलेजल एंड के नाम से जानते हैं इसको, या हम इसको निभागीय शिरा मानेंगे, इसको बीजांड द्वार सिरे की ओर शिरा मानेंगे। आर्कीस्पोरियल कोशिका सामान्यतः बीजांड द्वारीय सिरे की ओर ही स्थित होती है और वहाँ से ही विकसित होती है। तो आर्कीस्पोरियल सेल सबसे पहले अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो कोशिका बनाती है। बीजांड द्वारीय सिरे का स्थित इस कोशिका को प्राइमरी पैराइटल या प्राथमिक भीतीय कोशिका कहते हैं, जबकि इसकी आंतरिक सतह की स्थित कोशिका को प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स या प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका
के नाम से जानते हैं। प्राइमरी पैराइटल कोशिकाएं पुनः विभाजित होकर के प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स की ऊपरी भाग की ओर पैराइटल सेल्स का एक लेयर बनाते हैं। लेयर का मतलब एक परत का निर्माण कर देते हैं जो सामान्यतः एपिडर्मिस कोशिका के नीचे स्थित होता है। ये पूरे विभाजन कहाँ हो रहे हैं? बीजांडकाय में हो रहे हैं। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स मेगास्पोर मदर सेल के रूप में प्रयुक्त होती है। अर्थात अब ये क्या हुआ? मेगास्पोर मदर सेल के रूप में प्रयुक्त होने से पहले इस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स में क्या परिवर्तन होता है कि इसमें जीवद्रव्य की मात्रा और उसकी सघनता बढ़ने के कारण उसका आकार बड़ा होता है, केंद्र स्पष्ट रूप से बड़ा होता है। बड़ा होने का कारण क्या है कि विभाजन में जाने से पहले कोशिकाएं डीएनए का, आरएनए का, प्रोटीन का, राइबोसोम का इत्यादि का संश्लेषण करते रहते हैं। फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि, प्रोटीन और आरएनए में वृद्धि होने के कारण जीवद्रव्य सघन हो जाता है। फलस्वरूप कोशिका का आकार बड़ा हो जाएगा। एक सामान्य सा विभाजन की स्थिति के अंतर्गत पड़ते हैं। मेगास्पोर मदर सेल, तो अब हमारे पास में ये जो कोशिका बनी उसको नाम देंगे मेगा स्पोर मदर सेल, अथवा हिंदी में कहेंगे इसको गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट होता है। क्यों होगा? क्योंकि हमने डेफिनेशन में देखा था कि मात्र कोशिका अठसूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण करते हैं, जो सामान्यतः 4 होते हैं। और अठसूत्री या मियोसिस को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड प्रकार का। तो सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट होता है। और फर्स्ट होने से क्या हुआ? 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा। दोनों कोशिका साथ साथ में जुड़ी हुई है, इसलिए इसको क्या नाम देंगे? डायोड कहेंगे। उसके बाद में मियोसिस सेकेंड होगा और सेकेंड होने के फलस्वरूप दोनों ही कोशिका में पुनः एक विभाजन होता है। फलस्वरूप कुल 4 कोशिकाएं बनती है और इन्हीं चारों कोशिकाओं को मेगा स्पोर कहते हैं। कितने मेगा स्पोर बन गए? 4 मेगा स्पोर बन गए। अब 4 मेगा स्पोर में से सामान्य रूप से बीजांड द्वार सीरी की ओर स्थित 3 मेगा स्पोर विघटित हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। अर्थात डीजेनरेटिंग मेगा स्पोर की संख्या होगी, वो कितनी होगी? 3 होती है। और जनरल प्रारूप में बीजांड द्वारी सीरी की ओर स्थित केंद्र ही नष्ट होते हैं, विघटित होते हैं। जबकि निभागीय सीरी की ओर स्थित गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है, इसलिए इसको सक्रिय गुरु बीजाणु या फंक्शनल मेगास्पोर के नाम से जानते हैं। एक सिंगल स्पोर को अधिक मात्रा में पोषण मिलने के कारण इसका आकार अन्य की तुलना में बहुत बड़ा होता है। बड़ा होने के कारण इसको नाम दिया गया मेगा स्पोर। इस प्रकार से बीजांडकाई की कोशिका से, जिसमें एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी, विभाजित होकर के 4 गुरु बीजाणु का निर्माण करता है। लेकिन सक्रिय कितना रहता है? केवल 1 और 3 गुरु बीजाणु होते हैं, वो विघटित हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। अब हम थोड़े से एक विशिष्ट टॉपिक की बात करते हैं कि जब इसमें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड अथवा मियोसिस होने के कारण 4 जो गुरु बीजाणु बनता है वो सामान्य प्रारूप से एक ही रेखा के अंतर्गत स्थित होता है या लीनियर फॉर्म के अंतर्गत पाए जाते हैं। लेकिन होगा क्या? फेस्टिए जैपोनिका एक ऐसा प्लांट है। कौन सा? फेस्टिए जैपोनिका, जिसमें मियोसिस डिवीजन इस प्रकार से होता है कि 4 मेगास्पोर एक लीनियर फॉर्म में व्यवस्थित न होकर के टेट्राहेड्रल स्थिति में पाए जाते हैं। कौन सी स्थिति हुई? टेट्राहेड्रल। जबकि रूमेक्स और र्यूम में, इन दोनों प्लांट में मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस फर्स्ट होने के बाद में 2 कोशिका बनती है, तो सिमिलर 2 ही बनी। लेकिन मियोसिस सेकेंड की बात करें
तो वो एक कोशिका में तो होता है अनुप्रस्थ और दूसरी कोशिका में होता है अनुदैर्ध्य, यानी एक कोशिका में होता है ट्रांसवर्स और दूसरे में होता है लॉन्गिट्यूडिनल, जिसके फलस्वरूप ये अब टी आकार की कोशिका दिखाई देती है, दो ऊपर की ओर दो नीचे की ओर। हुआ क्या इसमें कि एक कोशिका अंदर हुआ अनुप्रस्थ और दूसरी कोशिका में हुआ अनुदैर्ध्य, फलस्वरूप टी आकार की। बात क्या करें हम कि मेगास्पोर की स्थिति होती है वो लीनियर फॉर्म में होती है, अर्थात चारों मेगास्पोर एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं, लेकिन फेस्टियस जैपोनिका के अंदर वो टेट्राहेड्रल कंडीशन में पाए जाते हैं, जबकि र्यूमस और यूम में वो टी आकार के शेप में पाए जाते हैं। मियोसिस फर्स्ट के द्वारा दो कोशिका बनती है, ठीक है, और मियोसिस सेकेंड होता है तो फिर दोनों में एक एक विभाजन होने से क्या हुआ, चार कोशिका बनी, अर्थात मेगास्पोर बने वो चार। लेकिन आइरस और युक्का, कौन सा प्लांट हुए, आइरस और युक्का, इन दोनों प्रकार के प्लांट में मेगास्पोर मदर सेल में पहला विभाजन मियोसिस फर्स्ट हुआ, फलस्वरूप दो कोशिका बनी। लेकिन मियोसिस सेकेंड एक कोशिका में होता है, फॉर एग्जांपल इस कोशिका हुआ तो ये कितनी कोशिका बन गई, दो, लेकिन नीचे वाली कोशिका में मियोसिस सेकेंड हुआ ही नहीं, तो मियोसिस सेकेंड केवल एक कोशिका में होने के कारण और दूसरी कोशिका में नहीं होने के कारण मेगास्पोर की संख्या 4 होने के स्थान पर कितनी हुई, यहाँ पर 3 हुई। तो 3 मेगास्पोर का निर्माण हुआ, किस में हुआ, आइरस और युक्का में। लेकिन अल्टीमेटली इसमें भी 2 मेगास्पोर निष्क्रिय हो जाते हैं और एक मेगास्पोर सक्रिय रह करके फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करता है। प्रिय विद्यार्थियों, एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि जो मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल है, वो हमेशा 2n होती है, तभी जाकर के इसमें मियोसिस होगा। n या हैप्लॉइड कोशिका मियोसिस नहीं होता। और मियोसिस डिवीजन के द्वारा जो 4 कोशिका बनती है वो चारों कैसी बनी हुई, हैप्लॉइड बनी। डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल्स के द्वारा मियोसिस डिवीजन द्वारा हैप्लॉइड मेगास्पोर का निर्माण होता है। अर्थात अब जो ये फंक्शनल अथवा डीजेनेटिक मेगास्पोर है वो हैप्लॉइड कैटेगरी के हैं। एक मेगास्पोर सक्रिय रहेगा तो वो कैसा रहेगा, हैप्लॉइड कैटेगरी का, n प्रकार का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से एक आर्कीस्पोरियल सेल्स में परिवर्तन होने से, विभाजन होने से एक फंक्शनल मेगास्पोर का निर्माण होता है और ये फंक्शनल मेगास्पोर इस बीजांडकाय की कोशिका के अंदर निभागीय सिरे की ओर स्थित होता है और ये मेगास्पोर पुनः समसूत्री विभाजन के द्वारा एक विशेष संरचना का निर्माण करेंगे जिसको फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। और फीमेल गैमेटोफाइट की कोई एक कोशिका फीमेल गैमेट्स या अंड कोशिका का निर्माण करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट को। नमस्कार।